अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत कुछ हो चुका है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन के अंदर। कैसे सेनेट से आज 27वीं आईनी तरमीम को मंज़ूर करवाया गया। ऑपोज़िशन ने बॉयकॉट किया, ऑल्दो के लीगल एक्सपर्ट्स हमारे मुल्क के वो ये ख़्याल रखते हैं कि ऑपोज़िशन को कम से कम इस तरमीम की मुखालफत में वोट करना चाहिए था। एक नेगेटिव वोटिंग होनी चाहिए थी। अपना जो एक रेज था उसको रजिस्टर करवाने के हवाले से। लेकिन आज देखा क्या गया कि जी जितने हुकूमत दावे कर रही थी कि हम बड़े हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और जी फैसल वाउडा साहब गुज़िश्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम में आपको और नंबर चाहिए और बता दें मतलब और हम अरेंज कर देंगे। इतनी कुछ दावे किए गए लेकिन बावजूद उसके आपको 2 वोट्स तोड़ने पड़े। 2 सेनेटर्स तोड़ने पड़े और ये वो 2 सेनेटर्स थे इनमें से एक तो आपको पता है सैफुल्लाह अब्दो साहब जो कि उनके बारे में क्या ही कहा जाए। ये तो बल्कि बाकायदा कुछ ज़राए ने तो हमें इवन गुज़िश्ता साल भी बताया था कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था तो ये एज़ अ रिज़र्व्ड वोट इनको कंसिडर करने के लिए एक रखा गया था स्टॉक में। और कि इनकी अगर नौबत ऐसी आई ऑल्दो जेयूआई ने बड़ा एक डिसाइसिव रोल उसमें प्ले कर दिया था। लेकिन अगर तो नौबत आती तो फिर सैफुल्लाह साहब भी एक रिज़र्व में मौजूद थे 26वीं आईनी तरमीम के बाद। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम से लेकर अब तक ये 1 साल या 13 महीने कह लीजिए ये साहब इंतज़ार कर रहे थे पीटीआई के साथ पूरा एक स्कोर सेटल करने के हवाले से। पूरे 1 साल आपने देखा कि ये किसी टॉक शोज़ में नहीं नज़र आए, कुछ नहीं बोला, खामोशी इख्तियार की और फाइनली जाके आज के दिन वो फ्लोर ऑफ द हाउस आके उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने बहरहाल इस तरमीम की हिमायत में वोट किया और इसके हक में वोट किया, साथ-साथ वो आए फिर उनका ज़मीर जो है वो उसकी आवाज़ सुनते हुए उन्होंने वोट भी किया और वोट के बाद फिर क्या कहा वो ज़्यादा हैरानकुन था, वो भी सामने रखती हूँ आपके। ये कहते हैं क्योंकि ये आज़ाद ज़ाहिर है पीटीआई के थे, आज़ाद सेनेटर इन्होंने बोलते हैं आके कि ये इस तरमीम के हक में सिर्फ़ फ़ील्ड मार्शल साहब के लिए ये आके आज ये वोट इन्होंने कास्ट किया। और जैसे वाउडा साहब कह रहे थे कि जी इन्होंने कौमी सलामती की खातिर वोट दिया है सैफुल्लाह अब्रो ने और इनको बहुत अच्छी निगाह से इस पूरे एक्ट को देखा जा रहा है। अच्छी निगाह से देखने वाले आपको पता है फिर इस मुल्क में कौन है। और ये सैफुल्लाह साहब ने इससे अगली बात क्या की, एक तो फील्ड मार्शल साहब के हक में आके उन्होंने ये वोट दिया इस तरमीम को, सिर्फ़ उसी वजह से, उनकी वजह से। और अगली बात वो कहते हैं उसी सांस में कि 26वीं आईनी तरमीम का जब मामला चल रहा था, तो उस प्रोसेस के दौरान उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ-साथ वो कहते हैं कि उनके ख़ानदान के 10 अफ़राद को उठा लिया गया था। तो लोगों ने मैंने चूँकि ये चीज़ अपने ट्वीट पे भी लिखा, बल्कि मैं साथ-साथ आपको दिखाती भी जाती हूँ। मैंने अपने ट्विटर पे जब ये मेंशन किया कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस और फिर ये कह के सैफुल्लाह अब्रो साहब ने अपना इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया कि जी वो हुकूमत जो है वो तानाज़नी कर रही थी, ताने दे रही थी उनको। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये मेरे अहलिया को जो है वो गिरफ्तार किया गया था गुज़िश्ता साल 26वीं यानी तरमीम के दौरान और मेरे 10 मेंबर्स को मेरे ख़ानदान के उठा लिया गया था। पीटीआई ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, कोई एक बात भी नहीं की पीटीआई ने मुझसे, तो पीटीआई के साथ वो स्कोर सेटल कर रहे थे पूरे 1 साल 13 महीने तक। स्कोर सेटल करते उन्होंने और आज का दिन उन्होंने एक वाहिद एक अल्टीमेट मौका अपने तौर पे सोचा कि ये वो वाहिद मौका था कि जब मैं पीटीआई को कंप्लीटली एक डेंट डाल सकूँ। सैफुल्लाह साहब ने बहरहाल जब ये तरमीम में वोट कर दिया कास्ट और ये सब ऐलान कर दिया, तो मैंने ट्वीट जब किया इस बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने आके रिएक्शन उस पे दिया और इस ट्वीट पे अगर आप जाएँगे मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे, तो आप उस ट्वीट के नीचे लोगों की राय देखिएगा। मोर और लेस सब यही ख़्याल रखते हैं कि ये साहब आके जब वोट कास्ट कर रहे हैं, तो ये वोट उनके खिलाफ कास्ट कर रहे हैं कि जिनसे ये गिला रखते हैं कि जिन्होंने इनको पूछा नहीं कि इनके फैमिली को अबडक्ट किया या इनके फैमिली को गिरफ्तार किया। लेकिन ये जो अबडक्टर्स हैं, उसके बारे में नहीं बताते। मतलब कमाल के सैफुल्लाह साहब के डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आए आज कि वो अबडक्टर्स जो जिन्होंने गलत किया था, जिन्होंने उनकी वाइफ को अरेस्ट किया, जिन्होंने उनके 10 मेंबर्स को उनकी फैमिली के उठा लिया, वो उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे बल्कि उनकी हिमायत में आके वो ये वोट दे रहे हैं। और जिन लोगों ने उनको सिर्फ पूछा नहीं उनकी जो जिस हालत से वो गुजर रहे थे क्योंकि वो कहते हैं कि पार्टी ने पूछा नहीं, तो ये उनके खिलाफ जाके उन्होंने कहा कि भाई पूरा का पूरा फिर स्ट्रक्चर उड़ा दिया जाए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो पूरा आप बर्बाद करके रख दें, आप सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो इस मुल्क में बिल्कुल नाम की भी ना हो,
उसका तहस नहस जो है वो कर दे, मैं उसके हक में हूँ, लेकिन मैं सवाल नहीं करूंगा। मेरे जो बीवी और मेरे जो फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने उठाया है, मैं उनसे कभी सवाल नहीं करूंगा। मैं उनके हक में बिल्कुल पेश पेश रहूंगा। मैं वो जो कहेंगे मेरे सर आंखों पर, मैं हर उनके जो अहकामात है उसको उसके अमल दरामद उस पर जो है वो मनुअन जो है वो अमल दरामद करूंगा। सो यही कुछ नजर आया और लोगों ने आके लिखा कि जिन्होंने उठाया उन्हीं को वोट दे दिया। एक ने कहा कि रिजाइनिंग आफ्टर वोटिंग फॉर 27 अमेंडमेंट एंड देन प्रोटेस्टिंग, मतलब कमाल ही है। वोट के बाद मतलब, और सैफुल्ला साहब मतलब ये पूरे इस एक्ट के बाद अमंग्स मासेस उनको कोई अच्छे अल्फाज में उनका जिक्र कोई नहीं कर रहा। कोई उनको फ्रॉडिया कह रहा है कि आप तो तब भी रिजाइन कर सकते थे, वोटिंग से पहले आप रिजाइन कर सकते थे, आप फ्लोर ऑफ द हाउस आते और आप अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते। ये आपने 13 माह आपको लगे हैं ये चीज मंजर आम पर लाने के लिए कि 26वीं आईनी तरमीम पर आपकी फैमिली को हरास किया गया, अबडक्ट किया गया, आपकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, आप ना बोले और आप इस पूरे 1 साल तक आप पीटीआई के साथ आप जो है वो पूरा बराबर का आप उनके खिलाफ जो है वो मुकाबला उनके करते रहे। सो लिहाजा अब लोग सवाल कर रहे हैं सैफुल्ला साहब से, और क्या वो फ्लोर ऑफ द हाउस ये बताना पसंद करेंगे, क्योंकि गिलानी साहब ने तो ऐलान कर दिया कि इनको मना लिया जाएगा। ये किधर जाएंगे, कौन सी पार्टी में? इनकी पहली एक तस्वीर जो है वो बिलावल साहब के साथ बड़ी सर्कुलेट, आज भी लोग वही तस्वीर शेयर कर करके बता रहे हैं। सो उनसे बहरहाल पूछा जा रहा है सैफुल्ला साहब से कि उनके जो एक तो ऐसे वोट से कि मतलब लोटो के वोट से इस तरमीम को पास करना, तोड़ के लोगों को, और इस किस्म की जब वो 26वीं आईनी तरमीम का भी हवाला दे रहे हैं तो यानी कि अंडर ड्यूरेस, मतलब इनको उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था। और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे जराए तो बता रहे थे कि ये भी एक रिजर्व में इनका भी नाम रखा गया था कि अगर तो नौबत आई तो इनका भी वोट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये उस वक्त भी तैयार थे और ये बहरहाल किसी एक मौके की तलाश में थे कि ये कब आके अपना नंबर जो है इनको बनाने का मौका मिलेगा। सो लोगों ने ये भी लिखा कि ही ट्विस्टेड वेल टू गिव स्पेस टू ऑल मीडिया पेट्स। जाहिर है मीडिया तो खैर पूरा बराबर का जो है उसके ऊपर छींटा आता है। सो ही वोटेड इन फेवर ऑफ दोज हु abducted his family. If he had an ounce of shame he should have resigned then, not now. गंदा, घटिया और बहुत सारे अल्फाज इस किस्म के इस्तेमाल उनके लिए गए। हु पिक 10 मेंबर्स, ही हैज वोटेड फॉर देम टुडे। तो आज हमें बिलावल साहब भी आके बता रहे हैं कि जी जो आइन में कमी थी उसको पूरा कर दिया है। पूरी आइनी तरमीम को आप उसके कंटेंट्स पढ़ लीजिए। मुसलसल पढ़ने के बावजूद भी मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं नजर आई कि जिसको जो आप कह सके कि पब्लिक इंटरेस्ट में की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को जो है एक इम्यूनिटी देने के लिए। और जिस तरह से मैं कहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के जो यूजर्पर्स हैं, एंड इट मे साउंड वेरी हार्श, लेकिन जो यूजर्पर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत ही उनको जिस तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है वो देखने लायक है। ये अब सिर्फ सवाल जो है जाहिर है क्योंकि अब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक कॉन्सेप्ट है जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कस्टोडियन कह लीजिए, कस्टोडियन कहा जाता है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं अब उनकी कोई भी उस तरह की हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि अब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रा सुप्रीम कोर्ट का फोरम होगा। और वो जो हम उस तजब्जुब में थे ना कि जो एक एनॉमली देखी जा रही थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि कौन कौन से केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच देखे सुनेगा और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, तो वो अब एनॉमली जो है वो अब मजीद बढ़ गई है, क्योंकि अब दो कोर्ट्स के बीच में वो पिंग पोंग वाला एक सिनेरियो होगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो देखेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो मेरे ख्याल से मीटर चोरी वाला केस और इस किस्म के जो केसेस होंगे वो शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए रख दिए जाए। लेकिन आज इस पर कंसर्न का इजहार करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 7 सवालों के साथ खत लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने उनसे एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन की दरख्वास्त की कि जुडिशरी के साथ जो है एक मीनिंगफुल डिस्कशन या कंसल्टेशन क्या हुई है। इसके साथ साथ ही उन्होंने दूसरा जो सवाल किया वो ये था कि व्हाई प्रोसीड व्हेन द चैलेंज ऑफ द 26th अमेंडमेंट इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट।
26वीं आईनी तरमीम का मामला आईनी बेंच के सामने इस वक्त जेर समात है और उसका फैसला आने से कबल ही आप 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लेकर आ जाएं। सो वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो अपील्स का क्या होगा, वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएंगी, वो गैर मौसर हो जाएंगी, या उस पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो फैसला दे सकता है। 27वीं आईनी तरमीम मतलब 26वीं आईनी तरमीम ने जो खराबा किया था, जो कबाड़ा किया था, उसके बाद तो आप इमेजिन करें कि अब और फिर दुनिया भर की हमें मिसाल देके बताया जाता है, हमें बताया जाता है चारों डेमोक्रेसी का एक अनफिनिश एजेंडा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम। वो 6 साल की बात की गई थी, ये अभी लाइफ टाइम के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जिसमें आप अपने मर्जी से, और अब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी जो कॉम्पोजिशन है जिसमें पहले ही 26वीं यानी तरमीम के तहत आपने एग्जीक्यूटिव की मेजोरिटी थी, उसमें मजीद भी आपने एडिशन कर दिया है। और आप उसमें अब आप क्या देखेंगे कि वो जो एक इम्बैलेंस है वो इस हद तक अब शदीद हो गया है कि अब एग्जीक्यूटिव जो है वो तमाम तर पावर्स कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव के हाथ में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जो पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, दीगर मुल्क के जो हाई कोर्ट्स है उनके जजेस ट्रांसफर से भी मुतालिक बताया जा रहा था। आपको पता है ना, जिस तरह मैं आपको बार बार बताई थी कि 26वीं आईन तरमीम में एक मैकेनिज्म था जजेस ट्रांसफर का कि वो जो मुतल्लिका जो जज हैं उस हाई कोर्ट के, वो और उनके जो चीफ जस्टिस होंगे और जहां वो ट्रांसफर होकर जा रहे होंगे उस मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनकी कॉन्सेंट शामिल था। अब कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है और अगर कोई इनकार करेगा अपने ट्रांसफर से मुतालिक कोई जज, तो उसको पहले तो कहा जा रहा था कि जी रिटायर्ड कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अब रिटायर्ड नहीं, फारूक केश नाइक साहब ने फिर बताया कि अब उनको उनके खिलाफ एक रेफरेंस होगा उन जज साहब के खिलाफ। अगर तो आपने ऑब्जेक्ट किया अपने ट्रांसफर पे तो आपके खिलाफ रेफरेंस होगा और आपको पीनलाइज किया जाएगा। सो एक पेनल्टी भी फेस की करेगा जज। तो मतलब आप इमेजिन कीजिए ये किस लिए हो रहा है, ये इज इट ऑल इन गुड फेथ? पीपल्स पार्टी तो आज बड़ी सरापा एहतजाज थी, बड़ा गुस्सा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी से तो सवाल हो रहा है। कासिम गिलानी साहब ने तो आके खैर कह दिया ये बात कि कोई भी इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की, अवामी इंटरेस्ट की, नेशनल इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी से सवाल हुआ कि जी सदर साहब क्या अकाउंटेबल नहीं है लोगों को? सदर साहब को किस बात की इम्यूनिटी मिलेगी? फील्ड मार्शल साहब के पास भी उनको भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को तो हमने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नहीं जी मैं अकाउंटेबल हूँ। प्राइम मिनिस्टर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, सो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शुड ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू पीपल। सो क्या सदर नहीं होता? तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि इस्लाम में कोई भी शख्स अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब मुफ्ती साहब आके ये एकदम से ये चीज कहें और वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्यों कहना उनको पड़ रहा है, क्या वो किसी के कहने पे ये कर रहे हैं? जरदारी साहब तो जाहिर है वो अंडर क्वेश्चन इस वक्त आ चुके हैं। लेकिन ये मामला अब आपको हम आगे वाले अपने वीलॉग्स में बताने की बहुत आम अल्फाज में मैं चाहूंगी कि मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूं, कुछ क्यूज आपको दूंगी, एंड देन यू स्टार्ट रिलेटिंग विद थिंग्स, यू स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स। और फिर आपको एक बड़े कैनवस पे चीजें समझ आना शुरू होंगी कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, हम आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस जानिब जा रहे हैं। जो कुछ इस तरह से ये कानून साजियां की जा रही हैं, लेजिस्लेशंस की जा रही हैं, हर इंस्टीट्यूशन को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। ब्रॉडर मकसद क्या है? ये जो पार्लियामेंटेरियन जो लेजिस्लेटर्स हैं ये अपने हाथ से पावर्स जो है वो किस तरह से एब्डिकेट कर रहे हैं, सब कुछ कैसे हैंडिंग ओवर हो रही है पूरी ये फेज। और फिर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, जाहिर है ये तो कठपुतलियां होती हैं, ये किस तरह से फिर एक मोहरे के तौर पे ही एक हमें नजर तो आते हैं, और कैसे ये इस तरह जो बिल्कुल खाली हाथ जो है वो रह जाएंगे। उन सब की तरफ आगे मामलात किस तरह से बढ़ेंगे वो आपके सामने मैं कुछ चीजें फिर अगले एपिसोड्स में भी रखना स्टार्ट करूंगी। बट आज की जो चीजें जहां पे मैंने आपको बताया कि रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है कि ये एक जुडिशरी की एक रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग है। गुज़िश्ता रोज मखदूम अली खान साहब, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा सुप्रीम नो मोर के नाम से, और उन्होंने सारा उस चीज़ में बताया कि ऑब्जेक्टिव्स भी देखिए, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं देयर ऑफ द व्यू कि जी ऑब्जेक्टिव्स शायद बहुत अच्छे भी हों, लेकिन द वे दे आर डूइंग इट, असल तो आप ये समझने की ज़रूरत है कि अहदाफ इनके हैं क्या, ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्या कुछ ये कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब ने जो तीसरा सवाल किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि डज द आर्गुमेंट ऑफ पेंडेंसी जस्टिफाई रीस्ट्रक्चरिंग द एपेक्स कोर्ट, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में भी हमें बताया गया था कि जो पेंडेंसी है कोर्ट्स में जो केसेस हैं उसकी पेंडेंसी, बहुत ज़्यादा केसेस है जेर अल्तवा, उनको निपटाना है, तो लिहाजा ये सारी हमें चेंजेस करनी पड़ रही हैं।
और आपको पता है मकसद क्या था, किस तरह से एक सीनियोरिटी के जो एक सीनियर मोस्ट जज था उसका रास्ता रोकने के लिए कैसे आपने 15वें नंबर से जो है वो जज को उठा के आपने चीफ जस्टिस लगा दिया। सो मकसद भी लोगों को फिर नजर आ गया और वो इतनी मतलब ब्लेटेंटली कर रहे हैं कि और बगैर किसी शर्म के कर रहे हैं कि लोगों को समझ भी आ रहा है, लोग गालियां भी दे रहे हैं। हमारे मुल्क में बार बार मैं इस बात को दोहराती हूँ कि देयर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल विद वो जो रिवोल्ट का जो बॉम्बशेल होता है जिनके पास हमारे मुल्क में या तो हम बहुत ही एक बेहिस कौम बन के रह गए हैं, ना हमें बिजली की, गैस की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, ना हम उस पे बाहर निकलते हैं, ना हम पेट्रोल की कीमतों से भी हम बिल्कुल वो कर लेते हैं, ठीक है, हम उस पर एग्री कर जाते हैं, इत्तेफाक कर लेते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होते। इसके अलावा आप देखें कि कितना लोग जो है वो कर्ज़े ले रहे हैं, रेंट नहीं दे सक रहे हैं घरों के, कर्ज़े पे कर्ज़े अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं, एंड में खुदकुशी कर लेते हैं लेकिन फिर भी एहतजाज नहीं करेंगे। सो ये जो बाहर की दूसरी कौमों की जो मिसाल दी जा रही होती है, जहाँ पे लोग यहाँ पर इस आस में या आसरे में बैठे हुए होते हैं कि शायद लोग बाहर निकलेंगे, तो बाहर के लोग जो हैं वो अपने राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। हमारे यहाँ पे मुल्क में पॉलिटिकली अवेयर ज़रूर हैं, लेकिन राइट्स पे कहाँ रेज़िस्ट करना है और कहाँ स्टैंड लेना है अपने हुकूक के लिए, वो बहुत कम ऐसे लोग हैं। कलेक्टिवली अगर हम एक कौम के तौर पे जो है वो एक यूनिफाइड आवाज़ के साथ अगर किसी चीज़ पे अपने सही और गलत पे उठना शुरू कर दें, तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी चेंजेस जो है हमें अवाम के हाथों ही आना हम देखना शुरू कर देंगे। लेकिन यही वजह है कि बड़ा एक खौफ व हिरास और डर खौफ अवाम में डाला जा रहा है कि आप अपने बिल्कुल हकूक़ के लिए बाहर भी ना निकलें। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके ब्लेटेंटली वायलेट होंगे लेकिन आप एहतजाज करने के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि आपको डराया धमकाया जा रहा है, आपको गोलियों से डराया जा रहा है। लिहाजा चौथा जो सवाल था मंसूर अली शाह साहब का वो ये था कि डू अदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज रिक्वायर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स? जो मजबूत जमहूरियत हैं दुनिया भर की, क्या वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है आईनी अदालतों की? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द प्रपोजल्स इन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? बेसिस क्या था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उस प्रपोजल में? व्हाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एट ऑल? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सवाल कर रहे हैं कि भाई आईनी अदालत बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों बनानी पड़ रही है आपको? फिर उनका है व्हाट स्टेप्स शुड नाउ बी टेकन? अच्छा, मंसूर अली शाह साहब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब कोई जवाब देंगे, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन आपका डिस्क्रेडिट होके रह गया है। आगे जो है वो नेचुरली चीजें जो है वो आपको पता है कि बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे सकती कि जिस तरह से ये मामलात हमें नजर आ रहे हैं। आज एमल वली साहब कह रहे थे कि हमें बड़ी एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सियासी कीमत तो ऑलरेडी अदा तो की है लेकिन सियासी जमातों ने वो तो डिस्क्रेडिट हो गई है अवाम में, तो अब वो जाने के काबिल नहीं रही है ये जो हुकूमती जमातें हैं। इनको पता है और बताया ये जाता है कि जी माजी के जो जजेस हैं वो माजी में बहुत जुडिशल एक्टिविज्म देखी गई। माजी के जो जजेस है वो बड़ा ट्रांसग्रेस करते थे अपने अपने जो उसे पोजीशन से आगे बढ़ने की कोशिशों में, और साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से रीराइट करने की कोशिश की गई। सो अब ये तमाम जो तरमीम की जा रही है वो ये सब कुछ ठीक कर देगा। सो ये कुछ तो हमें बताया गया। आज साइमल्टेनियसली फैसल सिद्दीकी साहब ने भी एक खत लिखा और फैसल सिद्दीकी साहब ने जो खत है उनकी खत को एंडोर्स किया। मुल्क के हमारे नामवर साबिक जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वो थे उसमें, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं उनकी एंडोर्समेंट सिग्नेटरीज में वो सब शामिल थे। बहुत सीनियर सीनियर वकील वकला इस मुल्क के शामिल थे जिन्होंने तायीद की उनके उस खत की। और उस खत में फैसल सिद्दीकी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि खुदारा आप इस पे एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं सुप्रीम। और वो कहते हैं कि कोई सिविलियन या मिलिट्री गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कभी भी ये ऐसी कोशिश नहीं की, लेट अलोन कि वो कामयाब होते इन रेलिगेटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड परमानेंटली डिन्यूटेड ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन एज इज बीइंग डन थ्रू द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वी कंसिडर नेसेसरी नॉर अप्रोप्रिएट एट दिस पॉइंट। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि भी हम नहीं जरूरत समझते कि हम आपको इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करें, और उन्होंने जो अगले पैराग्राफ्स लिखे उन्होंने को वो सब चीज उसमें क्लियर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट हैज एवरी राइट एंड पावर, वो लिखते हैं, टू गिव इट्स इनपुट टू फेडरल गवर्नमेंट। कहते हैं कि ऑन एनी प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट विच प्रपोजेस रेडिकल restructuring of the basic essence and structure of the Supreme Court of Pakistan and its constitutional obligation to administer justice for all। साथ साथ उन्होंने बहरहाल इस्तदा ही उन्होंने की है कि जी आप खामोश तमाशाई के तौर पे चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो खामोश तमाशाई के तौर पे ना बैठे रहे, वो कुछ बोले, वरना तो ये सब कुछ जो तबाही हो रही है वो तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है
वो तो ऑब्वियसली तबाह होकर रह जाता है। इट स्टैंड्स डिस्ट्रॉयड कंसिडरिंग कि ये जिस किस्म की अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, आइन डिस्क्रेडिट ऑब्वियसली हो चुका है और अब इसका आगे चलना जो है वो हमारे लीगल माहिरीन समझते हैं कि वो बड़ा मुश्किल है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ है कि जब चीफ जस्टिस साहब को ये खत लिखे जा रहे थे तो सेनेटर इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इंकशाफ किया कि 27वीं आईनी तरमीम पर मशावरत तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सरबरा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा से कर ली है। सो यानी चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ऑन बोर्ड थे इस 27वीं आईनी तरमीम पर। ये जो अभी साइलेंट मोड में है, ये साइलेंट नहीं थे, ये सीक्रेटली ये अग्री कर चुके हैं, इत्तेफाक कर चुके हैं, क्योंकि डार साहब की स्टेटमेंट से यही अंदाजा होता है। और ये भी इसमें बराबर के शरीक हैं कि जो इस मुल्क में जो एक तबाही का ये जो नुस्खा है, वो कहते हैं ना रेसिपी ऑफ डिजास्टर, जो कि पे दर पे हम रेसिपी ऑफ डिजास्टर्स ही देख रहे हैं इस मुल्क में 2022 ऑनवर्ड्स। और हम मुल्क को किस जानिब लेकर जा रहे हैं हम, कॉन्सिक्वेंशियल या इसके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है, उससे ऑब्वियसली वो उससे इनको अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे सियासतदानों को। ये हमेशा से सॉफ्ट टारगेट्स रहे हैं, लेकिन सियासतदान ये कभी भी नहीं सीखते हमारे मुल्क में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इट्स अ विशियस ट्रैप। आपने बार बार उसी आप चक्कर से गुजरते हैं, आप उसी दायरे में आप घूम रहे हैं, दायरों का सफर है, दायरों के सफर से आप बाहर नहीं आ रहे हैं। और जो आप अपने जो ये दरवाजे आप खोल रहे हैं, कभी आप बंद नहीं कर सकेंगे। मतलब आप जिस किस्म की आप और पीपल्स पार्टी, मतलब मैं हैरान हूँ इस बात का। राजा परवेज अशरफ साहब जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, बड़े गरज बरस रहे थे, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं और पीटीआई को बहुत ताने दिए जा रहे थे कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है और आपके साथ इससे और सख्ती से पेश आना चाहिए। और बार बार जैसे वो प्रोवोक करने वाले अंदाज में भी राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो पीटीआई को काफी ज्यादा ताने दे रहे थे कि जी आप जो है बाकायदा उन्होंने कहा कि आपके साथ नरमी नहीं सख्ती होनी चाहिए, तुम आइन के दुश्मन हो, और मुल्क दुश्मन भी उनको करार दिया कि हम फौज के साथ खड़े हैं, जो करना है करो, तुम्हारे साथ नरमी नहीं सख्ती होनी चाहिए, तुम आइन के दुश्मन हो, तुम्हारा मुकाबला करेंगे। ये अपनी एक पॉलिटिकल एंटिटी को कह रहे हैं और जिसके साथ मिलके वो ये सब तरमीम कर रहे हैं माजरत के साथ, ये वो पीपल्स पार्टी है जो कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने 1973 का आइन दिया है। बिलावल साहब के नाना ने आइन दिया और आज बिलावल साहब ने उस आइन के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने, और जिसको बरमला आके वो ओन भी कर रहे हैं कि वो इस आइन में जो तबाहियां हैं, ये जो तबाही का पूरा नुस्खा है, बिलावल साहब जिसमें बिल्कुल शरीक बराबर के शरीक, और हम फिर आके ये भी बताया जा रहा है हमने डिलिब्रेशंस और डिबेट इस पे हुई है और बहस हुई है, और बहस के बाद क्या हुआ है, आपने अपने हाथों से सारे पावर्स दे दिए हैं। सो कमाल है कि मतलब पीपल्स पार्टी जो है उसके डबल स्टैंडर्ड्स थे, या डबल स्टैंडर्ड्स भी अब नहीं है। मतलब दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, इसको क्या कहेंगे, डिलिबरेट एब्डिकेशन ऑफ द एंटायर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विच परहैप्स मेरे ख्याल से अभी तो इनको हिट नहीं करेगा ये चीज, लेकिन जाहिर है जब ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना के अमल में आएंगे, या उस पूरे वो साइकिल को कंप्लीट करके जब दूसरे एंड पे आएंगे, क्योंकि टाइम तो नेवर रिमेन्स द सेम। जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान में, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिर वो रिकॉल भी करेंगे, वो उस पर पछतावा भी आया होगा इनको, और अवाम सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्शंस आप कभी भी अंडू नहीं कर सकते हैं। ये तारीख का हिस्सा है और तारीख का एक बदनुमा चैप्टर के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। जो कुछ आप इस आईन पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये सबको पता है एक कि आपके मकसद क्या हैं, ये किस लिए किया जा रहा है, किसको इम्यूनिटी दी जा रही है। और आगे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अवाम को अब मजीद मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बनाने का टाइम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है वो बहुत आपसे बहुत उनको आगे का नज़र आ रहा है, एंड पीपल अल्टीमेटली विल डिसाइड। क्योंकि जो ताकत का सरचश्मा जब आप भी कहते हैं कि अवाम है, तो अवाम सिर्फ मेरे ख्याल से चुप करके अभी ये पूरा एज अ स्पेक्टेटर ये चीज़ें देख रहे हैं, पर फिर एक होता है डिवाइन इंटरवेंशन, और फिर अवाम की जब रियलाइजेशन जागती है तो फिर बहुत हमने ममालिक का हाल देखा है। बट लेट्स सी पाकिस्तान में वो टाइम कब आता है कि जब चीज़ें दुरुस्त एक सिम की तरफ जाए, और ये जो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में,
ये एक मेरे ख्याल से ये सिलसिला भी खत्म हो और चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।